हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 2 है क्लास 11 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, जो हम लोग स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का स्टार्ट किया। चैप्टर 2 बुक पढ़ना है, सब कुछ बता दूंगा। लेक्चर 1 में मैंने बताया हूँ कि 2 बुक पढ़ना है। पहला बुक है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो क्लास 11 में जैक बोर्ड द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 में पढ़ाया जाता है सीबीएसई में, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन 11th में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग है जैक बोर्ड में। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन सीबीएसई में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, ठीक है। अब देखिए, पहला लेक्चर में सारा इंट्रोडक्शन दिए थे। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक क्या है, उसका इकोनॉमी क्या है, सब अलग अलग टर्म को बताए थे। स्टैटिक्स क्या भी बताए थे। लेकिन फिर बोला था कि नहीं, अगले लेक्चर से हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, पीडीएफ के द्वारा पढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, साथ ही साथ इसमें स्कोप बताया था कि बहुत स्कोप है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स लेकर आप पढ़ते हैं ना, तो कभी भी करियर में सोचना नहीं पड़ेगा कौन करे कौन नहीं करे। कहीं कोई भी सेक्टर में जा सकते, टीचिंग सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी सेक्टर में आप जा सकते हैं मेरे दोस्त। इसलिए अगर इकोनॉमिक्स लिया है तो उसके लिए बुरा नहीं सोचना है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आपने चुने हैं और आपका किस्मत अच्छा है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। बस मैं तो यही मानता हूँ कि मेरा भी किस्मत अच्छा है कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, साइंस लेकर। तो वही तो बहुत सारे डिस्कशन वहाँ पे किए थे। कम से कम 20 मिनट का लेक्चर था, तो आप लोग का 20 मिनट का लेक्चर बनेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेंगे। और क्लास 12 का जो आधा घंटा का वीडियो जा रहा है, ठीक है, पर डे मतलब 3 दिन आप लोग का जाएगा, सोमवार मंगलवार बुधवार, और 3 दिन क्लास 12 का जाएगा। क्योंकि अभी टाइम है और अभी जब तक पैटर्न सिलेबस नहीं आता तब तक हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर। उसके बाद अगर लास्ट में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, हो जाएगा। इकोनॉमिक्स होता नहीं है। 11th में थोड़ा ज़्यादा चैप्टर है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा। और 12 में थोड़ा सा कम चैप्टर है। अगर लास्ट में नहीं होंगे ना, तो हम लोग पर डे कर देंगे। लेकिन अभी 3 दिन जाएंगे इकोनॉमिक्स, क्या बोलते हैं, 3 दिन क्लास 11 और 3 दिन क्लास 12, यही रूटीन है अभी का। और इसके साथ इंग्लिश वगैरह भी चलते रहेंगे। 1 मिनट, हाँ वीडियो ठीक है चल रहा है। तो इंग्लिश भी इकोनॉमिक्स भी सबको साथ में चलेंगे। इंग्लिश का चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इकोनॉमिक्स का कर दिया। क्लास 12 का भी और क्लास 11 का भी स्टार्ट हो चुका है। तो कोई भी आपके दोस्त लोग होंगे तो उनको जरूर बताइए कि जैक बोर्ड के लिए, इंग्लिश इकोनॉमिक्स के लिए क्या बोलते हैं, टर्म 1 सेशन एग्जाम 2023 के लिए स्टार्ट हो चुका है। और क्लास 12 का स्टूडेंट तो मैंने बहुत सारे जानते हैं, तो उन लोग तो पढ़ रहा है अपना। तो चलिए, उन लोग का भी एग्जाम खत्म होने वाला 11th का ना, तो उसके बाद सब रेडी हो जाएगा। 15 तारीख के बाद सब पढ़ेगा अभी। लेकिन थोड़ा सा डाल दे रहे हैं वीडियो पहले से, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा है ना, 11th है 12 है, थोड़ा सा देखना होगा। 3 दिन पढ़ना ही है तो पढ़ेगा अपना। चलिए स्टार्ट करते। टाइम कितना वेस्ट हुआ, टाइम 2 मिनट वेस्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सीबीएसई का वही इकोनॉमिक्स का रिवाइज नोट्स चलती है, इसी से हम लोग पढ़ते हैं ना। सारा सीबीएसई का नोट्स मैं आप लोग को देता हूँ, ताकि एक भी पॉइंट ना छूटे, एक भी नोट्स वहाँ से क्या बोलते हैं, एक एक वर्ड। हाँ, क्लास 12 में एक टॉपिक उसमें छूट रहा है, लेक्चर क्या बोलते हैं, पीडीएफ में, उसको हम देखे हैं, तो उसको अलग से दे देंगे। अपॉर्चुनिटी कोस्ट उसमें नहीं दिया तो उसको दे देंगे। जो पीडीएफ में नहीं रहता है ना, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पढ़ा हूँ और पीडीएफ में नहीं है, तो उसको मैं अलग से देने का कोशिश करता हूँ या फिर देता हूँ। एक भी चीज़ नहीं छोड़ता हूँ। तो चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप लोग का टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव होना है, तो सब्जेक्टिव हो रहा नहीं है। और क्लास 12 के लिए बहुत अच्छा है ना, उन लोग के लिए टर्म 1 ऑब्जेक्टिव है। क्लास 11 के लिए भी, क्योंकि सब्जेक्टिव में बहुत सारे डेरिवेशन डायग्राम आ जाते हैं मेरे दोस्त, तो टाइम बहुत लग जाता है। और ऑब्जेक्टिव में तो सोचना नहीं, बस डीपली थ्योरी पढ़ना है। क्योंकि अंदर से क्वेश्चन देगा, इंटरनल क्वेश्चन उठा के कहीं से देगा, कोई भी लाइन से उठा के क्वेश्चन आपको दाग देगा। तो इसीलिए एक एक लाइन को देखना होगा, अंदर से समझना होगा। बुक अगर नहीं पढ़ते हैं ना, अगर आप बुक पढ़ते हैं तो और डीपली नॉलेज हो जाएगा। जैसे कि अनुपम अग्रवाल जी का बुक पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो मैं इतना दे दूंगा, इतना क्वेश्चन एमसीक्यू दे प्रैक्टिस करा दूंगा ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि मैंने जिम्मेवारी ले लिया हो कि इंग्लिश इकोनॉमिक्स में 200 नंबर में, 200 में मैक्सिमम, मतलब कितना फिर काटेगा ना, तो 10 नंबर ज़्यादा नहीं, मैंने 190 नंबर कोई नहीं रोक रहा है, हाथ में रहेगा। स्कूल जो काटे नहीं काटे, लेकिन इसमें तो प्रैक्टिकल भी नहीं, थ्योरी भी नहीं, तो सब हाथ से लिखना है, सब खुद से लाना है। अगर राइटिंग वगैरह अच्छा होंगे ना, तो 190 नंबर का टारगेट मैंने लेकर चला हूँ कि मैंने 5 नंबर इसमें, 5 नंबर उसमें, 10 नंबर मान लिया ओवरऑल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के। ऑब्जेक्टिव में तो नहीं कटे दूँगा। ऑब्जेक्टिव जो 40 का होता है मेरे दोस्त, क्या बोलते हैं, तो 40 नंबर का होता है, इस 40 में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। 40 में इतना एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दूंगा चैप्टर पढ़ाने के बाद। तो वही बोले कि थ्योरेटिकली पूरा चैप्टर को पढ़िए, और उसके बाद हर एक चैप्टर से डिटेल एमसीक्यू दे दूंगा, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं पढ़ने की जरूरत, घर पर रहिए और आराम से पढ़िए। और स्कूल कॉलेज में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ से पढ़ते रहिए। और थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो हमसे आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। 9142 042 534 मेरा नंबर है, उस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी बात पूछ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और यूनिट 1 लेक्चर 1 नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत डीपली समझाया हूँ। और साथ ही साथ उसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जो कि क्लास 11 का सिलेबस का डाला हुआ है। तो सिलेबस पढ़िए, सिलेबस पर कमांड करिए, सिलेबस को समझिए कि कितना चैप्टर पढ़ने, कितने यूनिट पढ़ने हैं। 19 चैप्टर हैं, बहुत 11th में ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उसको देखिए, पढ़िए, और उसके बाद चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन वगैरह नहीं लिए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आधा घंटा पर डे पढ़िए, ताकि आप वो जो एग्जाम आएगा ना, तो एग्जाम से प्रेशर नहीं रहेगा, आराम से डील कर पाइएगा। ना तो एक तो पढ़ना रहता है, और मॉडल सेट से क्वेश्चन रहते हैं ना इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं तो उसमें मॉडल सेट से चांस बहुत कम रहता है, ठीक है।
तो चलिए डिस्कशन आज भी बहुत कर लिए, तो कितना मिनट टाइम गया है, 5 मिनट का डिस्कशन आज भी हुआ है। तो डिस्कशन थोड़ा बहुत होता है, स्टार्टिंग में टाइम है तो कर रहे हैं, फिर टाइम नहीं रहेगा ना तो बस डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ा सा बात भी कर रहे हैं और डिस्कशन भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट के रूप में हमने देखना स्टार्ट किया था, इसको तो हम डिटेल बताए थे, लेकिन थोड़ा सा नोट्स वाले भी देख लीजिए। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, एक सेकेंड। इकोनॉमिक्स या साइंस, यह एक साइंस है। क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे, सोशल साइंस का एक पार्ट था इकोनॉमिक्स, क्लास 10th में पढ़े होंगे, सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स भी पढ़े होंगे। तो यह एक साइंस है, एक सब्जेक्ट के रूप में स्टडी क्या करता है, सब्जेक्ट के रूप में स्टडी करना इसको स्टार्ट किए थे। एडम स्मिथ आए थे, वही जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिनको बोला जाता है, जो बोले थे कि इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ ऑफ साइंस है। तो ये एक तरह से धन का विज्ञान है, ठीक है। दैट स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर विच एम्स एट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस in a such a way that the consumer can maximum their satisfaction and producer can maximum their profit and society can maximize its social welfare and it is about making of choice in the presence of scarcity। देखिए एक एक लाइन को समझिए, क्या कराना है, यह एक साइंस है, ठीक है, जो कि स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर का, मानव व्यवहार को स्टडी करता है। कल ही बताया था कि एक इसका मैंने कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, एक खास आदमी से व्यवहार मतलब उसके बारे में स्टडी करता है, और साथ ही साथ सोशल चॉइस, समाज में लोग कैसे चॉइस करते हैं इन द सिचुएशन ऑफ स्कार्सिटी। कल बताते हैं कि स्कार्सिटी में से रिसोर्सेज का कमी है। मान लिया आपको कुछ, मान लिया आपके यहाँ दूध आया, दूध का मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ, तो दूध आया, दूध 1 लीटर 2 लीटर लिमिट से आया, उसमें से आपको चुनना है कि दूध में से क्या बनाना है, तो वही आप चुनते हैं ना। तो उसी का स्टडी करता है कि कैसे लोग चुनते हैं, कैसे चुनना चाहिए कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन कर पाए इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड क्या बोलते हैं, जो भी आपके पास संसाधन है उसी से आप कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन कर पाते हैं या कैसे गेन करना चाहिए, उसी का स्टडी करता है, और उससे जो निर्णय आता है उसको बताता है। मान लो दूध आया, तो दूध से आप क्या बनाइएगा, चाय बनाइएगा कि दूध को पीने में यूज करिएगा, पनीर बनाइएगा, दही बनाइएगा, क्या बनाइएगा ना, और उसमें से आपको चुन के बनाना है कि हर चीज़ बना नहीं सकते हैं। आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में घर बनाइएगा, स्कूल बनाइएगा, खेती करिएगा, क्या करिएगा, तो वही चुनना होता है। तो कैसे आप चुनते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज में आपका नीड जो है ना फुलफिल हो, सेटिस्फेक्शन आपको मिल सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो, तो उसी का स्टडी करता है। इसका माइंड में रहता है, मेन एम क्या रहता है ना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 में पढ़िएगा तो उसका एम रहता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और मैक्रो इकोनॉमिक का रहता है ना कि फुल एम्प्लॉयमेंट। जैसे माइक्रो छोटा लेवल पे हो गया और मैक्रो बड़ा लेवल पे, तो माइक्रो में कहता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का बंटवारा करिए, और मैक्रो में बोलता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट दीजिए। तो रिसोर्सेज का बंटवारा करेंगे तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार होगा। तो माइक्रो को जोड़ के तो मैक्रो बनता है, एक खास व्यक्ति का इनकम, तो वही तो नेशनल इनकम बनता है। तो वही कह रहा है कि इसका एम रहता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच वे, ऐसे बांटना है रिसोर्सेज को दैट द कंज्यूमर कैन मैक्सिमम देयर सेटिस्फेक्शन, जो कि कंज्यूमर हो, जो उपभोक्ता है, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन कर सके, एंड प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमम देयर प्रॉफिट, और जो प्रोड्यूसर है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या बोलते हैं, प्रॉफिट हो सके, गेन हो सके, एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमम इट सोशल वेलफेयर, और समाज का भी क्या हो, जन कल्याण हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको भी मिल सके। कोई भी डेवलपमेंट है, रोड हो, बिल्डिंग है, तो देखना है कि कहाँ पे बनाया जाए, कहाँ पे चापा का धंसाया जाए, जो कि क्या हो, मतलब समाज में डेवलपमेंट हो। जो एडम स्मिथ है तो 1900 क्या बोलते हैं 1776 में इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ क्या बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक लिखे थे, उसी बुक में ना बताया था कि इकोनॉमिक्स में हमको क्या पढ़ना है, तो बोले थे कि धन का विज्ञान है। ठीक, एक बुक लिखे थे एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन, उसको पढ़िएगा, बुक का नाम याद रखिएगा, जो एडम स्मिथ दिए थे। तो वही बुक में लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन, लेकिन बाद में आए थे अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल है तो बोले नहीं, क्या वेलफेयर कॉन्सेप्ट भी दिए थे कि नहीं, धन का विज्ञान नहीं, जन कल्याण का विज्ञान है, लोगों का विज्ञान, मतलब लोगों का कल्याण होना चाहिए। तो धन रहेगा, पैसा रहेगा, तो उसी तरह लोगों का कल्याण होगा। तो सबका कहने का था ठीक था, जितना भी इकोनॉमिस्ट लोग आए, सॉरी पिक्सल लिखते हैं, मैंने साइंटिस्ट बोल दिया था, इनको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट आए अपने अपने थाउट देते गए, धीरे धीरे उसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना स्टार्ट किए। तो एडम स्मिथ स्टार्टिंग में एडम स्मिथ बोले कि नहीं, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो बोले कि धन का विज्ञान है, लेकिन बाद में अल्फ्रेड मार्शल है तो मार्शल बोले कि नहीं, जन कल्याण का विज्ञान है, यानी कि लोगों का व्यवहार जो सोशल वेलफेयर है उसी के बारे में स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स। बाद में फिर क्या रॉबिन्स है तो रॉबिन्स बोले कि नहीं, स्कार्सिटी का विज्ञान है, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट दिए कि कमी है, स्केयर है रिसोर्सेज, और स्केयर में सभी लोग चुनते हैं और चुन के सेटिस्फेक्शन को गेन करते हैं, तो उसी का स्टडी करते हैं। तो सबका कहने का थाउट, सोचने का थाउट सेम है, लेकिन जो होता है ना कि धीरे धीरे अपना कॉन्सेप्ट देते गए। तो एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि वेलफेयर कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, वेल्थ कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो प्रोफेसर पाउलो क्या बोल दिए, सैमुअल्सन। तो सैमुअल्सन आए थे तो सैमुअल्सन बताया था कि नहीं, हम लोग का क्या मतलब है कि डेवलपमेंट करना है, यानी कि
ग्रोथ कॉन्सेप्ट दिए थे कि जो रिसोर्सेस है स्केयर तो है, लेकिन स्केयर में हमको डेवलपमेंट करना है। ठीक है, लोगों का कल्याण हो रहा है, आपका भी ठीक है कि वेलफेयर क्या बोलते हैं, एडम स्मिथ का भी ठीक है कि धन का विज्ञान है, लेकिन जो हमारे पास धन है रिसोर्सेस उसमें डेवलपमेंट करके आगे विकास करना है। उसके बाद जो अल्फ्रेड मार्शल है, मार्शल बोलते हैं वेलफेयर कॉन्सेप्ट, लेकिन लास्ट में सैमुअल्सन है। आज जो हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, आज हम लोग ग्रोथ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो ग्रोथ कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि कैसे ग्रोथ किया जाए, स्केयर रिसोर्सेज में से कैसे हम लोग आगे बढ़ना है, एक रिसोर्सेज से नए रिसोर्सेज का खोज कैसे करना है। तो सैमुअल्सन है तो ग्रोथ कॉन्सेप्ट दिए। अब आज हम लोग ग्रोथ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको एक एक लाइन को डिटेल में समझाएं मेरे दोस्त, 5 मिनट ये डिफिनेशन को समझाएं और एक्स्ट्रा ही बताएं जो आगे भी काम देगा आपको, क्लास 12 में आगे फ्यूचर में भी काम देगा, कि कैसे कैसे साइंटिस्ट हैं, कैसे कैसे उसको बांटें। तो लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, थ्योरेटिकल थोड़ा डीप नॉलेज अंदर से लीजिएगा ना, कि एमसीक्यू अंदर से उठा के कोई लाइन से देता है, तब आपका फुल में फुल नंबर आएगा और नंबर के साथ साथ आपको नॉलेज भी बहुत तगड़ा हो जाएगा। कहीं भी आप खड़ा होकर के इस पे भाषण दे सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी संस्था है, कोई भी प्रोग्राम है। मैं ये नहीं चाहता केवल आपको बुक का नॉलेज हो, मैं चाहता हूँ कोई एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल जो होता है ना स्टडी करना, वैसे स्टडी करते हैं। सोशल साइंस एक तरह से सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें वैसे ही स्टडी किया जाता है। केवल बस लाइन वाले डिफिनेशन को करूँगा तो उससे उतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो हर एक वर्ड को समझिए, वो आसपास जो सोसाइटी समाज है उसको भी समझिए, तब आप डेवलपमेंट कर पाइएगा, आपका विकास होगा। मार्क्स लाना कोई भारी बात नहीं है, मार्क्स सबको 90+ आते हैं, लेकिन जीवन में वही प्रोग्रेस कर सकता है, वही जीवन में अपना आगे बढ़ सकता है जो कि आसपास समाज सुविधा क्या है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, विकास क्या है, सरकार में कंट्रीब्यूशन क्या है। वही तो बोलते हैं इकोनॉमिस्ट बनिए ना, अर्थशास्त्री बनिए, कंट्री को चलाइए, कंट्री को समझिए, तब आपका डेवलपमेंट होगा। नहीं तो बुक नॉलेज तो बहुत होते हैं मेरे दोस्त, लेकिन हम लोग एग्जाम में तो काम देता है यही वाला, तो इसको थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद आगे भी पढ़ते रहना है। तो वही बोले, ठीक है ना, सबका सेटिस्फेक्शन हो, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, फिर सोसाइटी का कल्याण हो। तो ऐसे ही इसमें स्टडी किया जाता है, रिसोर्सेज को बांटा जाता है। बात को समझ के आगे बढ़े ना, लेकिन किस में से, इट इज़ अबाउट मेकिंग द चॉइस इन द क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। याद रखिएगा, हमेशा स्कार्सिटी में से चुन के और वेलफेयर कॉन्सेप्ट दिया जाता है। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी विकास, डेवलपमेंट कुछ भी करे ना, सेटिस्फेक्शन, तो हमको वही स्केयर रिसोर्सेज, वही जो कमी है रिसोर्सेज का, क्योंकि एक सेकंड में दोस्त, जो मानव का व्यवहार है, तो मानव का जो अनलिमिटेड वांट्स, लोगों का चाहत बहुत है। लोग सोचते हैं ना कि एक मोबाइल दे दीजिए किसी को, आपको एक मोबाइल मिलेगा सिंपल। आप सोचिए कैसा मोबाइल है, थोड़ा कैमरा होना चाहिए, कैमरा जाएगा तो सोचिए अच्छा नहीं, थोड़ा दूसरा कैमरा होना चाहिए, इसका कलर अच्छा, मैंने मानव का जो है ना जो चाहत, वांट्स, तो वांट्स अनलिमिटेड बढ़ते जाता है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में से कैसे चुनना है, तो उसी का स्टडी करता है कौन, इकोनॉमिक्स। अब समझ के कभी नहीं भूलेगा कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी करने का सब्जेक्ट है, जो कि स्केयर रिसोर्सेज में से स्टडी करके हम लोग को बताता है कि कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर पाना है। कभी भी नहीं भूलिएगा, कभी भी कहीं से क्वेश्चन घुमा कर देता है ना, तो आप टिक मार दीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो मेरे पास पढ़िएगा तो मैं केवल ऐसा नहीं हूँ केवल आपको दो लाइन समझा के आगे निकल जाऊँगा, इसको मैं 1 सेकंड में पढ़ के समझा कर निकल जाता, लेकिन जी नहीं, हम चाहते हैं कि थ्योरेटिकली पढ़िए, डीप में पढ़िए, ताकि बाद में न कहिएगा आशुतोष भैया तो पढ़ा है लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा, जो हमको आगे फ्यूचर में दिक्कत होगा। जो इकोनॉमिक्स लेकर आगे पढ़िएगा ना, तो दिक्कत नहीं होने दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं खुद आगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ मेरे दोस्त। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कार्सिटी क्या है, स्कार्सिटी क्या है, स्कार्सिटी हम लोग सुने हैं कि कमी, तो कमी क्या, हम लोग का डिमांड और सप्लाई में देखा जाता है कि डिमांड कितना है और सप्लाई कितना हो रहा है। अगर डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम है तो स्कार्सिटी हो गया, कमी हो गया। लेकिन अगर डिमांड जितना है उतना अगर सप्लाई हो गया तो स्कार्सिटी नहीं हुआ। तो वही कह रहा है कि स्कार्सिटी मीन्स, देखिए क्या कह रहा है, हम लोग क्योंकि बुक का वर्ड भी, लाइन भी सीखना होगा, जानना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो बुक का लाइन लिखना होगा, तो उसको थोड़ा पढ़ना होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा भी समझना होगा। ठीक है, तो स्कार्सिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड। स्कार्सिटी में वही होता है, मैं क्या बोले कि शॉर्टेज ऑफ गुड्स जो सामान होते हैं, तो सामान के कमी हो जाता है, एंड क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज इन द रिलेशन टू देयर डिमांड। कोई भी गुड्स हो या रिसोर्सेज, तो उसका कमी हो जाता है, कब, डिमांड के कंपेयर में, यानी कि जितना डिमांड हो रहा है ना, तो उससे सप्लाई कम हो रहे हैं, तो उसी को सिचुएशन को हम लोग क्या, स्कार्सिटी बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, उसका कमी। स्कार्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। याद रखिएगा, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन करने की समस्या। तो चयन करने की समस्या क्या, क्योंकि स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी नहीं रहेगा तो चयन करने की समस्या क्या है। अगर हमारे पास 10 फ्रॉक के सूट रखे हुए लड़कियाँ लेडीज़ हैं, तो 10 में से कोई चुन सकते हैं, लेकिन 2 है, 2 में से चुनना है तो एक चुनेंगे ना। तो वही करेगा, स्कार्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सरकार के पास 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं,
क्या होता है, पहला होता है कि रिसोर्सेज को कैसे बांटना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उसका फुल एम्प्लॉयमेंट हो। और तीसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करना है। तो ये सब सरकार के पास प्रॉब्लम होते हैं ना, क्लास 12 में पढ़िएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जितने प्रॉब्लम का जो भी कारण है ना, तो उसका क्या है, स्कार्सिटी ही जो मेन जो कारण होता है ना। तो याद रखिएगा कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो रीजन है वो क्या है, स्कार्सिटी है। ठीक है मेरे दोस्त। अभी वीडियो बंद था, देखिए आगे पढ़ा दिया, कहाँ तक पढ़ा दिया पता नहीं चला। चलिए कहाँ से रोके थे माइंड दिमाग में। चलिए स्कार्सिटी से फिर स्टार्ट करते होगा तो रिवीजन हो जाएगा। देखिए रॉबिन्सन स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट, इससे पहले आए थे अल्फ्रेड मार्शल। जो मार्शल बोले थे कि नहीं वेलफेयर कॉन्सेप्ट है, यानी कि जन कल्याण का कॉन्सेप्ट, लेकिन ये बोलेगा स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट है, यानी कि स्कार्सिटी कमी में से चुनना होता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस है जो द स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार का स्टडी करता है। द रिलेशनशिप क्या बिटवीन द इंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव द अल्टरनेटिव यूजेज। जो इंड्स है, जो लास्ट है, और स्क्वायर है, कम है, उसका बहुत सारे यूजेज हैं। तो उसी का स्टडी करता है कि कम रिसोर्स में से कैसे लोग इसमें से क्या करते हैं, अपने सेटिस्फेक्शन को गेन करते हैं, यानी कि फुलफिल कर पाते हैं अपने नीड्स को। तो उसी के बीच में स्टडी करता है रिलेशन में, यानी कमी में और स्क्वायर में, और उसके साथ साथ उसका अल्टरनेटिव यूजेज है। जो बोले दूध का एग्जाम्पल दिए कि दूध का बहुत सारे यूज है, तो वही मानव व्यवहार का स्टडी करता है स्कार्सिटी में। तो रॉबिन्स कॉन्सेप्ट स्कार्सिटी का यानी कि कमी का कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक है, आगे देखें। कभी कभी वीडियो रुक जाता है, पता नहीं, चलिए ठीक है। फिर ग्रोथ कॉन्सेप्ट, वही आए मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिए कि नहीं रिसोर्सेज जो है उसका हम लोग सही से यूज़ करें ताकि नए रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो। आपके पास कोयला आया तो कोयला का यूज बहुत है, आप खाना बनाने में यूज करिएगा, फैक्ट्री में यूज करिएगा, बिजली बनाने में यूज करिएगा, कहाँ पे यूज करते हैं ना आप पे डिपेंड करना है। और ऐसे यूज करना है कि नए रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो। तो वही ग्रोथ कॉन्सेप्ट दिए थे। देखिए थोड़ा सा लाइन बाय लाइन देख लेते क्या बोलते हैं सैमुअल्सन। ए ग्रोथ कंसेप्ट, ए ग्रोथ डिफिनेशन गिवन बाय सैमुअल्सन द्वारा दिया गया था। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ द मैन एंड सोसाइटी चूज। देखिए कैसे लोग चुनते हैं, चुनना विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी, पैसे के साथ और बिना पैसे के, पैसे लगा कर चुनिए या बिना पैसे के चुनिए, लेकिन आपको चुनना है। और इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी करता है मानव का व्यवहार को, बेस्ट क्या बोलते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। ठीक, मानव कैसे चुनता है। एंड टू इम्प्लॉय द स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो स्केयर कम रिसोर्स है उसको इम्प्लॉय में लगाना, प्रोडक्टिव रिसोर्स करना, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है प्रोडक्शन जिसे कर सकते हैं ना, उसको इम्प्लॉय देना है। ठीक है, और साथ ही साथ विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेज टू प्रोवाइड वेरियस कमोडिटी, उसका बहुत सारे यूजेज है, अलग अलग कमोडिटी को दिया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग समुदाय को आप जिसको जहाँ देना है आप दीजिए, लेकिन उसका क्या हो, एक प्रोडक्शन क्या हो, ग्रोथ हो, प्रोडक्शन में नया नया प्रोडक्शन हो सके। ठीक, ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द कंजप्शन, उन लोग का दिया जाए जो अपना कंजप्शन में उन लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, रिसोर्स को बांटिए, सभी दीजिए, समाज को दीजिए। लेकिन समाज को देने के साथ साथ देखिए कि हम कहाँ समाज में दे रहे हैं, कौन वर्ग को दे रहे हैं, मिडिल को दे रहे हैं, लोअर को दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, कहाँ नहीं देना चाहिए, सोच कर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि उन लोग कंजप्शन कर सकें। नाउ और क्या था, एंड इन द फ्यूचर अमंग द वेरियस पीपुल एंड द ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि उन लोगों को देना कंजप्शन कर सके, और अभी नहीं फ्यूचर में भी आगे लोगों में बांटना होगा, ग्रुप ऑफ सोसाइटी में देना होगा, कि कैसे उन लोग अच्छे से रिसोर्सेज को डेवलपमेंट कर सके और साथ ही साथ अपने नीड्स को भी सेटिस्फेक्शन कर सके। आपने एक कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा, ज्योग्राफी में या भी 11th में पढ़िएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें क्या होता है, अपने नीड को फुलफिल करिए और प्रेजेंट जनरेशन का जो नीड क्या बोलते हैं, जो फ्यूचर जनरेशन का जो नीड है उसको भी फुलफिल होगा, उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना रहता है। तो वैसा डेवलपमेंट करिए। तो वही ग्रोथ कंसेप्ट आया था इसमें भी, इकोनॉमिक्स में भी, कि हम लोग को ग्रोथ कंसेप्ट करना है। तो वही लास्ट में दिए थे। अब आज हम लोग जो इकोनॉमिक्स पर स्टडी करते हैं ना, जो सबसे पहले एडम स्मिथ आए थे, बोले थे वेल्थ ऑफ द नेशन, वेल्थ के बारे में बोले। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल है तो बोले कि नहीं वेलफेयर है, जन कल्याण के बारे में बोले, साइंस ऑफ वेलफेयर, साइंस ऑफ वेल्थ। उसके बाद जो इसका सिटी कंसेप्ट रॉबिन दिए, और उसके बाद चौथा में जो यही आए थे हम लोग का जो सैमुअल्सन, तो सैमुअल्सन ग्रोथ कंसेप्ट दिए। और आज हम लोग ग्रोथ कंसेप्ट के बारे में ही पढ़ते हैं। तो यही चारों का डिफिनेशन काफ़ी डीप में आपको बताया हूँ। एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को समझिए, और कहीं से कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए कि नहीं भैया आप ऐसे पढ़ाइए, ऐसे मत पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए, ऐसे मत पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए, कैसे पढ़ाएं उसके बारे में आप बोल सकते हैं। मैं उस पर भी विचार करूँगा कि मेरा पढ़ाई आपको कैसा लगा उसके बारे में बताइए, और भैया ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए उसके बारे में बताइए, मैं सोचूंगा। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा एक एक वर्ड, एक एक मतलब कहीं से कोई नहीं छोड़ूंगा। मतलब एक भी दिक्कत होगा तो कहिए कि हाँ भैया आप ऐसा कर रहे हैं, आप अच्छा से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रिसोर्सेस आर, देखिए रिसोर्सेज दो होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, स्केयर है, लिमिटेड है, और उसके साथ साथ है अल्टरनेटिव यूजेज, यानी कि उसके अलग अलग यूज है। एग्जाम्पल दिए थे कि आपके पास मान ली लैंड है, तो भूमि तो सीमित है, स्केयर है, तो उस भूमि में आपको क्या करना है, खेती करना है, फैक्ट्री लगाना है, और स्कूल खोलना है, किसी को देना है, तो वही ना, सब काम नहीं कर सकते हैं।
जो भूमि है, लैंड है, तो लैंड से आप सारा काम नहीं कर सकते। आपके पास लैंड 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ लिमिट है, सीमित है। तो सीमित के साथ साथ उसका अलग यूज होते हैं ना। तो रिसोर्सेज 2 प्रकार के होते हैं। एक रिसोर्सेज को हम लोग 2 तरीक़ा से यूज कर सकते हैं। अब मानते हैं कि रिसोर्सेज कमी के साथ साथ उसके पास अल्टरनेटिव यूजेज भी होते हैं। टाइप ऑफ एक्टिविटी इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको बोला जाता है जिससे मनी अर्न किया जाता है, तो वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे मनी अर्न नहीं किया जा सकता है। घर में कोई आपकी मम्मी वगैरह काम कर रही, खाना बना रही है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उससे पैसा नहीं आ रहा है लेकिन आपका घर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक्टिविटी 2 प्रकार का होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से देखिए क्या क्या इसमें दिया है, एक सेकेंड। इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यह सबसे मनी अर्न होंगे। मान लीजिए प्रोडक्शन होगा, कंजप्शन होगा, लोग खाना खाएंगे, उपभोग करेंगे, प्रोडक्शन के बाद इन्वेस्टमेंट कहीं खर्च करेंगे, एक्सचेंज करेंगे गुड सर्विस को, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह बांटेंगे, खर्च करेंगे। तो पैसा खर्च होगा, पैसा आएगा, सप्लाई होगा, प्रोडक्शन के साथ साथ क्या बोलते हैं, जो भी सप्लाई होगा, डिमांड होगा, तो इसमें पैसा का लेन देन होगा। तो इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, इससे हम लोग मनी अर्न करते हैं। तो यही होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होते हैं, आगे देखिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जिससे सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड क्या है, चैरिटेबल एंड पेरेंटल, इतना काम किया जाए। सोशल में सामाजिक काम करते हैं, तो सामाजिक काम, आप समाज के लिए कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप अपने गली में झाड़ू लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको पैसा नहीं मिलेगा लेकिन समाज का डेवलपमेंट होगा। तो ये भी एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है मेरे दोस्त, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसको बांटा गया। इकोनॉमिक्स देखिए सब्जेक्ट टू में इसको भी स्टडी करना है। एक्टिविटी आप काम करते हैं भी स्टडी करना, जो बोले थे ना, इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कंट्री को रन करती है। हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम होता है, इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी बताए थे। लेकिन इकोनॉमिक जो लेन देन पैसा से रखता है लगाओ, लेकिन इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है स्टडी करने का काम करता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी कर रहा है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी कर रहा है, जो कि रिलीजियस में धार्मिक होता है, पॉलिटिकल में राजनीतिक वगैरह, ठीक है, नेता वगैरह काम कर रहा है। तो नेता को पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नेता को मिल रहा है, लेकिन वैसे मान लीजिए कहीं पर अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, में क्या बोलते हैं, अपना हाथ से काम कर रहे हैं, कोई दूसरा पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। चैरिटेबल कहीं दान दे रहे हैं, दान देने में आपको पैसा नहीं मिल रहा है। और साथ में पेरेंटल यानी माता पिता के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो उससे भी आपको पैसा नहीं मिलता है। तो ये मेरे 2 प्रकार की एक्टिविटी है, तो मेरे दोस्त कभी भी भूलिएगा मत, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, ठीक है। इसको इकोनॉमिक्स इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं इन लोग के बारे में, ठीक है ना। स्टडी करने से पता चला कि यहाँ पे पैसा आता है और यहाँ पे पैसा नहीं आता है, तो इसको बोलती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और इसको बोल दिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, एक सेकंड, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा इसको लैंग्वेज के रूप में देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी या दोज एक्टिविटी, वैसे एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऊपर में क्या था, इकोनॉमिक्स, ऊपर में स्टडी करने का बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे पैसा से लेन देन, पैसा के बारे में आ गया है। विच आर रिलेटेड टू अर्न मनी, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक जो वर्ड है, जो कल बताए थे कि कनेक्टेड विद द सप्लाई ऑफ मनी, बिजनेस, इंडस्ट्री etc, जो कि मनी से, मनी का सप्लाई कैसे हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, तो उसी के बारे में कनेक्ट रहता है ना, तो उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक। तो यहाँ मनी का बात आ रहा है, मनी का बात आ गया, तो यहाँ पे इकोनॉमिक हम लोग जो एडजेक्टिव है उसका यूज कर दिए, ठीक। और वेल्थ फॉर लाइफ, एक सेकेंड, सॉरी मेरे दोस्त, क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी और दो एक्टिविटी बीच आर रिलेटेड टू अर्न मनी, जो पैसा कम अर्न करने से रिलेशन रखता है, ठीक है। एंड वेल्थ फॉर लाइफ, और जो जीवन के लिए जो धन है तो उसके बारे में स्टडी करता है, ठीक। दिस एक्टिविटी जनरेट न्यू इनकम, ये जो एक्टिविटी है नए नए इनकम को जनरेट करता है, यानी कि नए नए इनकम का उत्पत्ति करवाता है, उत्पत्ति, और साथ ही साथ इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्लास 12 में पढ़िएगा। तो कैसे हम लोग क्या बोलते हैं, फार्म से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से फार्म का हाउस होल्ड उसमें होता है, तो कैसे इनकम को फ्लो करवाता है, पढ़िएगा उसके बारे में। एंड साथ ही साथ फॉर द एग्जांपल प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सब इसमें होते रहता है। तो हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या दो एक्टिविटी विच आर नॉट रिलेटेड टू अर्न मनी, देखिए मनी का टर्म आ गया, इसलिए इसको इकोनॉमिक आगे विशेषण के रूप में इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक काम कर रहे हैं, जो कि पैसा से रिलेशन रखता है। देखिए यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक, नॉन आ गया, नॉन करने का मतलब नोट रिलेटेड टू मनी एंड वेल्थ, एंड दिस एक्टिविटी नाइदर जनरेट इनकम, ना इनकम जनरेट करता है, और नॉट इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड गुड एंड सर्विसेज का फ्लो में, यानी कि उसका डेवलपमेंट, उसका विकास में कोई भी इसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। एंड फॉर एग्जाम्पल द टीचिंग इज हिज ऑन सन, मान लिया आप अपने लड़के को पैसा मतलब पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने लड़के को पढ़ाइएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। मैं कहीं पे पढ़ा रहा हूँ इंस्टीट्यूट में, तो हमको पैसा मिलेगा। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो मान लीजिए मेरा चैनल से यूट्यूब से पैसा आ रहा है, पैसा आएगा, जो भी होगा फ्यूचर में, तो यहाँ पे पैसा आ रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, अपना सन को नहीं पढ़ा रहा हूँ,
मैं यहाँ पे अपने जो बेचने का काम होता है ना, मैं अपने स्किल को बेच रहा हूँ, तो ठीक है। तो अपने सन को, अगर मैं लड़का को पढ़ाते तो पैसा नहीं आता, तो इसमें वही बात यहाँ बोल रहा है कि इसमें पैसा नहीं आते हैं। एंड कंज्यूमर क्या होती है, इस सब टर्म तो आप लोग जानते होंगे, ये सब बताने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए तो बोलिए कि भैया छोड़ दिए। कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट, यह एक इकोनॉमिक एजेंट होता है, एक आदमी होता है हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। एक लाइन में कर सकते हैं, जो ये पर्सन हु कंज्यूम गुड्स, वैसा आदमी जो कंज्यूम करता है, गुड्स एंड सर्विस का उपभोग करता है, उसी को कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखें, सेटिस्फाई अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के। प्रोड्यूसर वन हु, प्रोड्यूसर कौन होता है, हु प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, जो कि गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है जिससे उसका इनकम जनरेट होता है, उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। मालिक, कंपनी का जो मालिक है प्रोडक्शन करवा रहा है तो उससे उसका इनकम जनरेट हो रहा है, तो वही प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, चलिए बेहद ही खास टर्म आ गया सर्विस होल्डर एंड सर्विस प्रोवाइडर। ये दोनों टर्म को देखिए, समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए क्या होते हैं, 5 मिनट और पढ़ाएंगे, आधा घंटा का वीडियो बनेगा, लेकिन डिटेल में डीपली एक एक वर्ड को एक एक पेज पढ़ाएंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ाएंगे, 2 पेज ही पढ़ाएंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, घर में एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे, तो घर में जितना पढ़ लें ताकि एग्जामिनेशन हॉल में हमको पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, सर्विस होल्डर क्या होता है, देखिए वर्ड्स यहाँ पे क्लियर है। होल्डर जो पकड़ के रखता है, एंड प्रोवाइडर जो देता है, तो सर्विस को पकड़ के रखता है तो होल्डर हो गया, और जो सर्विस को प्रोवाइड कराता है, सर्विस को देता है, वो सर्विस प्रोवाइडर हो गया। मान लिया आप सरकारी स्कूल में या कहीं भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ा रहे हैं यानी कि आप सर्विस होल्डर हैं, और सर्विस प्रोवाइडर वहाँ का जो मालिक है आपको प्रोवाइड करवा रहा है, तो वही है ए पर्सन हु इज जॉब, ए पर्सन जो काम कर रहा है, जॉब में है, गिव्स हिज सर्विसेज एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इज गेटिंग पेड फॉर इट। एग्जाम्पल गवर्नमेंट टीचर वगैरह, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, पेड, यानी आपको पैसा मिल रहा है। तो आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में काम कर रहे हैं ना, आप एक एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर रहे हैं। जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर 4 होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आप वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या एक पर्सन, तो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आपको इनकम मिल रहा है, आप एक लेबर के रूप में वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, आप मालिक नहीं हो गए, मालिक तो ये हो गया, ठीक है ना, आप एक लेबर हो गए। एक पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज, आपको प्रोवाइड करवाता सर्विस, तो क्या है, टू फॉर द अदर पेमेंट, जो पेमेंट आप लोग को देता है, एंड ट्रांसफर एंड अदर ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर एंड ऑटो ड्राइवर। देखिए एक सेकंड, यहाँ पे जो रुकिए, चलिए कहाँ थे, हाँ ठीक है, कैसे एक पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर फॉर पेमेंट, दूसरे को जो, देखिए प्रोवाइड सर्विस टू अदर, दूसरे को जो काम देता है, एग्जाम्पल में क्या है, ट्रांसपोर्टर और ऑटो ड्राइवर वगैरह सब, जो इन लोग को जो काम दे रहा है ना, तो वही आदमी क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर हो गया। बात को समझ गए, ठीक है, उसको उन लोग को भी पेमेंट देता है काम के साथ साथ, टू अदर फॉर ए पेमेंट, यानी उन लोग को पेमेंट देता है, उन लोग से काम करवाता है। तो जो काम करवा रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर हो गया, जो काम कर रहा है सर्विस होल्डर हो गया। कभी नहीं बोला ये दोनों टर्म हमेशा देता है, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टैटिस्टिक्स क्या कल बताए थे, इसको बताते थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। कल बताए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताते हैं आगे, फिर आधा घंटा बाद हम 2 पेज के बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज मेथड, बोले थे कि एक मेथड है, ठीक है, फॉर टेकिंग ए डिसीजन, जो निर्णय लेने में मदद करता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा के बेसिस पे, न्यूमेरिकल डाटा के आधार पे कोई भी निर्णय लेने में मदद करता है, तो वही एक मेथड है। उस मेथड के जरिए न्यूमेरिकल डाटा की मदद से कोई भी निर्णय लेते हैं ना, उसी को हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और स्टैटिस्टिक्स फॉर द इकोनॉमिक्स आप लोग बुक का चैप्टर का नाम है, बुक का नाम है, तो स्टैटिस्टिक्स को समझिए। अब एक बात माइंड में हमेशा याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा होल में स्टडी करता है, कोई इंडिविजुअल का स्टडी नहीं बोलता। कल बताए थे कि आपका पैकेट में 100 रुपया है, तो आप सोचिए वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, लेकिन वह गलत है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि वह आपके पैकेट में है, आपके इंडिविजुअल के रूप में है, तो इंडिविजुअल पर ध्यान नहीं देता है। हाँ, पूरा ग्रुप के, हर एक ग्रुप के वहाँ पर जो आदमी है उनके पैकेट में रहेगा, तो वो स्टैटिस्टिक्स के रूप में देखा जाएगा। तो हमेशा स्टैटिस्टिक्स आपको क्या करता है, ग्रुप में स्टडी करता है, एज ए होल एग्रीगेट के रूप में स्टडी करता है। ठीक है, तो हम लोग आगे का लेक्चर, आगे का वीडियो से करेंगे मेरे दोस्त। 1 या 2 ही पेज पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे कि सिंगुलर सेंस में क्या होते हैं, और उसके बाद प्लूरल सेंस में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसके बाद बहुत कुछ है सिंगुलर, उसके बाद और क्या है, क्वालिटेटिव डाटा क्या होते हैं, फिर है स्टेजेस ऑफ सिंगुलर सेंस, उसके बाद उसको बहुत है भी, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, उसके बाद फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद हम लोग का चैप्टर क्या होंगे, खत्म होंगे। तो यानी कि एक वीडियो और बनेगा मेरे दोस्त, आधा घंटा का ये वीडियो है, आधा घंटे का और वीडियो बनेंगे, 1 घंटे पूरा चैप्टर को एक एक लाइन, एक एक वर्ड के साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दिक्कत होता था हमको बोलिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है, कुछ भी सीख पाए, कुछ भी समझ पाए। आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँ, जितना पढ़ाऊँ उतना ही को आप पढ़िएगा घर पे, इतना ही को पढ़िएगा। हो सके तो लिख के याद करिएगा। अगर MCQ नहीं भी लिखेगा तो केवल पढ़ लीजिएगा,
काम हो जाएगा। एक पेज इसको पढ़ा है मेरे दोस्त, अब एक पेज इसको पढ़ा है, बस 2 ही पेज पढ़ा है लेकिन काफ़ी डिटेल पढ़ा दिए हैं। तो इन दोनों पेज को आपको पढ़ के कंप्लीट रखना है ताकि आगे से कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। कुछ भी सीख पाए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर क्लास 12 तक आगे तक फ्यूचर तक अगर इकोनॉमिक्स आप रखते हैं तो मैं आपका साथ हूँ, मैं आपका हमेशा साथ रहूँगा, कहीं से कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा। नहीं तो 12 तक तो पक्का रहिएगा ना। तो 12 तक हमेशा मैं गारंटी देता हूँ कि इकोनॉमिक्स में एक भी नंबर नहीं कट दूंगा। अगर हैंड राइटिंग अच्छा होगा था, मेरा राइटिंग कट गया था हैंड राइटिंग के चलते। ठीक है मेरे दोस्त, तो बस आज के लिए इतना ही। मेरा रिजल्ट भी देख सकते हैं क्लास 12 का, देखिए चैनल पर डाला हुआ है, मेरा अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। हर कोई मेरे बारे में जान सकता है, ऐसा बात नहीं है। और बहुत कुछ बोल दिए, बस आधा घंटा वीडियो मैं बनाता हूँ, इससे ज़्यादा बड़ा बनाता नहीं हूँ, क्योंकि छोटा वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद मेरे दोस्तों।